नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और ये पूरा हफ्ता वैसे तो भारतीय बाजारों में एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन आखिरी तक आते आते वो दायरा थोड़ा सा टूटा और टूट के अब हम दायरे के लोअर एंड की तरफ पहुंच गए। और इसकी वजह दो है। एक तो वो ट्रेड वॉर को लेकर अभी भी कसमा का कश बना हुआ है। पिछले 3 हफ्ते से हम लोग ट्रेड वॉर की कहानी सुना रहे हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। और दूसरा हिस्सा था आईटी का, जिसमें शुरुआत कर दी टीसीएस ने। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो ऑलरेडी टूटा हुआ था उसमें नंबर्स आने के बाद और गिरावट आ गई, तो टीसीएस आज कल्प्रिट बना और कल्प्रिट की वजह से पूरा बाजार टूटता हुआ दिखाई पड़ा। तो अब शुरुआत यहीं से होती है कि ट्रेड वॉर, क्योंकि ट्रम्प साहब फिर से उनको नया भूत चढ़ा है कि अब हम 10% ब्रिक्स पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, और किसी पे 30, किसी पे 40, किसी पे 45 फिर शुरू कर दिया उन्होंने। सो लग रहा है कुछ बात बनेगी या फिर वहीं के वहीं खड़े हम। सबसे ज्यादा मार्केट को जो निराशा लगी ना सुमित, वो इस चीज से लगी कि डोनाल्ड ट्रंप वहां से बोल रहे थे कि वी आर वेरी क्लोज टू डील विद इंडिया, कि हमारी एक बहुत जल्दी डील होने वाली है, जल्दी हम क्लोज कर देंगे एक डील। और इंडिया का जो पूरा दल था जो अमेरिका गया था, उन्होंने ये बोल दिया था आने के बाद कि भाई हम अपनी सारी बातें रखाएं, अब उनको देखना है कि उनको डील करनी है नहीं करनी है। अब खबर ये आई है कि फिर इंडिया का वो दल वापस अमेरिका जाएगा। घूमने के लिए जा रहा हो सकता है घूमने का मन कर रहा हो, दोबारा चले जाएं। चलो हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखो घूमने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, या ट्रम्प साहब उन्हें पार्टी करने नहीं, ये पता है बहुत साल पहले मुझसे किसी ने पूछा था, जब आरबीआई ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता था जिस टाइम पर, तो क्या चाय बिस्किट के लिए मिलते थे? जब ब्याज दरों में बदलाव ही नहीं होना तो 5 दिन बैठक किस बात की हो रही है? सो लाइकवाइज जब कुछ हो ही नहीं रहा तो यूएस क्या घूमने जा रहा है? अब यही सारी चीजें हो रही है कि भाई इतने दिन हो गए, इतनी बार वो आ चुके, इतनी बार आप जा चुके, तो मतलब हो क्या रहा है फाइनली। तो स्ट्रीट थोड़ा सा ना इस चीज से भी डिसअपॉइंट हुआ। टीसीएस के नतीजे पहली बार कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने खराब आए हो या अच्छे आए हो, व्हाटएवर। नतीजे तो वैसे ठीक ही थे, इतने खराब भी नहीं थे, एक इनकम कम हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम वहां आई थी कि उनकी टीसी वैल्यू जो खराब आई थी कि टीसी कम आ गई, टीसी कम। लेकिन एक चीज सुमित, ये भी एंटिसिपेटेड था मेरे ख्याल से। तो आप एक चीज बताओ, अगर टीसीएस ये बोल देता जी सारा माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो खूब ऑर्डर मिल रहे हैं, ऐसा बोल सकता है? नहीं। तो फिर उसने वही बोला जो हो रहा, तो फिर मार्केट को इतनी डिसअपॉइंटमेंट क्यों चढ़ी? नहीं, तो एक साफ सवाल, आज मैं टीसीएस का इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मेरे लिए टीसीएस का शेयर ऑलरेडी ऑल साल के लो के आसपास खड़ा है। मैं कुछ भी हूँ, मैं कहने के लिए फिर भी देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी हूँ, प्रॉफिट में भी देश की 4-5 नंबर पे आता हूँ, आईटी सबसे बड़ा जायंट हूँ, और मैं साल के लो पे खड़ा हूँ। तो मैं लेने लायक हूँ कि मैं नहीं हूँ? तो बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है। देखो, एक ना एक दिन सारी चीजें सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी। वो कब होंगी वो दिन पता नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अब लेकिन आप टीसीएस की अपॉर्चुनिटी को खोते हो ऐसे समय में, तो मतलब मुझे कुछ अजीब समझ नहीं आता। दूसरा कि टीसीएस बेचारी क्या बोलेगी? अब आप देख लेना, मंडे को एचसीएल के नतीजे आएंगे, फिर इन्फोसिस के भी आएंगे, विप्रो के भी आएंगे। कौन क्या बोल देगा? कोई ये बोल देगा जी हमें बढ़िया ऑर्डर मिले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता इस समय टीसीएस इन्फोसिस छोड़ो, कोई अगर दूसरा बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट फ्रंट पे काम करता हो, वो अगर ये बोल के दिखा दे कि जी हमें तो बहुत अच्छे ऑर्डर मिल रहे, हमारा तो धंधा बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई है ही नहीं। तो ये टीसीएस ने, मतलब मुझे लगता है टीसीएस ने वो बोला जो शायद मार्केट को सुनना पसंद नहीं आया, लेकिन वो मार्केट को पता सबको था। नहीं तो 3% क्यों दे दिया फिर? वही इसीलिए कि टीसीवी वैल्यू नहीं है। अरे भाई, टीसीवी वैल्यू क्या होती है? टीसीवी ठीक है, आपके पास पाइपलाइन थोड़ी का, और टीसीएस ने ऐसा नहीं बोला कि हम ऑर्डर नहीं और ले पाएंगे। उन्होंने बोला भाई पाइपलाइन हमारी ज्यादा इस बार बड़ी है एज कंपेयर टू एक्चुअल ऑर्डर। तो जैसे ही वो अनसर्टेनिटी हटेगी टैरिफ वाली, तब हमारी वो पाइपलाइन खुल जाएगी और हमारे पास ऑर्डर आ जाएंगे। तो मे बी कि अगर ये पाइपलाइन खुल गई इनकी अगस्त फर्स्ट वीक में, तो आप देखना अगस्त सितंबर में इनको ऑर्डर ही ऑर्डर मिल जाएंगे। और फिर आप जब दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट पर जब हम बात कर रहे होंगे अक्टूबर में, तो टीसीएस की टीसीवी वैल्यू फिर वही 12-14 बिलियन डॉलर पे पहुंच जाएगी, जो कि अभी 9.2 पर आ गई है, 9.4 पर आ गई है। तो उधर ही पहुंच जाएगी 12-14 पर। फिर आप देखना फिर टीसीएस घुमा कर ले जाएगा आईटी। मतलब ये एक अजम्पशन है। नहीं तो आज जो आस्था जैन से बात हुई थी, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने भी ये बात बोली कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए अगर आप टीसीएस को देख रहे हो तो आपको शायद थोड़ा सा एक कॉशियस स्टांस रखना हो। लेकिन अगर आप 5 साल के इन्वेस्टर हो, 4 साल के इन्वेस्टर हो, 6 साल के इन्वेस्टर हो, तो आपको घबराने वाली चीज़ नहीं, वो ऐसी चीज़ है जो सही दाम पर मिल रही है, एंटर करो। ये हमने लास्ट टाइम बात की थी एशियन पेंट पर।
एशियन पेंट बात करते करते में ही 20-25% नीचे चल चुका है। बिल्कुल ठीक, सारे एनालिस्ट टेक्निकल वाले अपनी जगह पे अपनी चार्ट देख रहे थे, लेकिन जो फंडामेंटल दिख रहा था वो आपके सामने रखा था कि एशियन पेंट चलने लायक स्थिति में आ गया है। अब पिछले हफ्ते का बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था एफएमसीजी। हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि एफएमसीजी चलना चाहिए, खोने लायक कुछ है नहीं उसमें। एफएमसीजी में एचयूएल सबसे बड़ा जाइंट, सबसे बड़ा स्लीपिंग जाइंट था, वो एकदम से आज खड़ा हो गया, 4% की तेजी उसने दिखा दी। मैनेजमेंट चेंज का ऑब्वियसली इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। अभी भी एफएमसीजी में वैल्यू है? वैल्यू तो कभी देखो 50 के पी मल्टीपल पर क्या ही दिखती है। और मुझे तो अगर वो जो पीजी देखने वाले लोग होते हैं वो भी मुझे समझ नहीं आते वो कहाँ से ग्रोथ देखते हैं। लेकिन बात वही जो पिछली बार 4 पॉइंट थे वही है। देखो एचयूएल के मैनेजमेंट चेंज हुआ, 2 साल से वो सीईओ थे, ठीक है, उनको हटा दिया। कल रात मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई एचयूएल गिर सकता है। अरे क्यों गिरेगा? जो आदमी 2 साल से परफॉर्म नहीं करवा पा रहा, उसकी जगह नया बंदा आ गया, तो मार्केट तो उसको उल्टा सलामी देगा। सलामी मिली, 4-5% गिरे हुए मार्केट में चल गया। वैल्यू की बात जहाँ तक है सुमित, ये तो तुम ज्यादा देखते हो यार, डेटा मास्टर आदमी हो तुम यार, सारे दिन देखते हो कि कौन सी कंपनियां हैं जिनमें। नहीं, वैल्यू वाइज पता है, अगर आपको वैल्यू ढूंढनी है, एफएमसीजी कभी सस्ता तो हुआ ही नहीं। वो महंगा और कम महंगे के बीच में घूमता है, वो कभी सस्ता नहीं होता। सस्ते में हमेशा आईटीसी रहेगा, आईटीसी परमा सस्ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी, लेकिन वो धीरे धीरे चलता रहेगा। आईटीसी बजाज कंज्यूमर सस्ता होता है, ये सिंगल प्रोडक्ट है, उसमें कोई प्रोडक्ट बड़ा नहीं है, इसलिए उनके मार्जिन है, वो हमेशा ही सस्ता रहता है। अगर इन सब में कोई वैल्यू दिख रही है तो या तो दिख रही है इमामी में, अच्छा, या दिख रही है हिंदुस्तान फूड्स में। अच्छा, ये एफएमसीजी की दूसरी कंपनी है जिसमें एक अच्छी वैल्यू दिख रही है, और एक वैल्यू दिख रही है मिसेस बेक्टर में। अच्छा, वो ब्रिटानिया के सामने अगर आप उसको कंपेयर करो तो वो फिर भी वैल्यू वाइज दिख रहे हैं 3। तो ये 3 नाम एफएमसीजी के फिर भी थोड़े रिस्पेक्टेबल बेटर है। जो लिकर स्पेस है उसमें तो कुछ भी सस्ता नहीं है, सभी सुपर महंगे हैं, तो उनको तो हाथ ही लगाने वाला नहीं है। सो ये एटलीस्ट एफएमसीजी में थोड़ा रिस्पेक्टेबल है। एक ये जो लिकर स्पेस है ना सुमित, इसमें जो यूबीएल है, यूनाइटेड ब्रेवरीज, इसका एक चीज बस ध्यान रखना है, इसके 22 तारीख को नतीजे आ रहे हैं, आई बिलीव 22 या 23 तारीख को, और इसके नतीजों में अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है इस बार। वो इसलिए क्योंकि आपको पता ही है बियर बनाती है, किंगफिशर बियर बनाती है। बियर की जो सबसे ज़्यादा सीजनल डिमांड है वो अप्रैल जून में होती है, तो इसलिए बेस्ट क्वार्टर होता है। तो क्यू ऑन क्यू तो नतीजे अच्छे आएंगे ही, लेकिन वाई ओ वाई भी ठीक है इस बार। मतलब हर बार ही अप्रैल जून आता है। किया क्या? नहीं, चैनल चेक नहीं, मैंने जो रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी उसके बाद बता रहा हूँ। तो यूबीएल थोड़ा सा रिजल्ट्स के लिए देख सकते हो। बाकी जीएम ब्रेवरीज तो है ही, वो तो आप महाराष्ट्र में आप ड्यूटी वगैरह का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उससे फायदा इनको ही होगा, उससे फायदा होगा। तो एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा वो अगले हफ्ते के लिए, वो है ओला इलेक्ट्रिक। उसके रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, उसके रिजल्ट आ रहे हैं 14 तारीख को। और पता है जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके आज तक ओला कभी इतनी जल्दी अपने नंबर नहीं देता। या तो वो कुछ ऐसा बताने वाला है जो बाजार को नहीं पता, 1, 2 ओला इलेक्ट्रिक के केस में वो ऑलरेडी इतनी बुरी हालत में है कि उसमें खोने लायक बहुत कुछ बचा नहीं है। एक ट्रेंड देखा मैंने, जो भी लॉस मेकिंग स्टार्टअप लिस्ट हुए या लॉस मेकिंग कंपनीज लिस्ट हुई, वो लिस्टिंग के बाद एक बड़ा डीप गोता मारती हैं और फिर वो वहां से घूमती हैं। जोमैटो 60 रुपए आया, घूम गया। स्विगी नीचे आया, घूम गया। पेटीएम कहाँ 900-1700 से घूम के 400-300 रुपए तक आया, फिर घूम के वापस ऊपर आ गया। पीबी फिनटेक ये भी किया। अब बारी है ओला की, ये आखिरी वो स्टार्टअप है जो लिस्ट हुआ था लॉस मेकिंग। मैं वैसे बताऊं ना सुमित, मतलब ठीक है स्टार्टअप वाली चीजों में तो इतना मुझे सर्विस इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ही पसंद, थोड़ा डर लगता है, लेकिन प्रोडक्ट बिजनेस वाली कंपनी फिर भी बेटर लगती है। कुछ तो है मशीन प्लांट कुछ तो होगा, एग्री। उन्होंने बस वो जो एग्रेसिव जो उल्टे सीधे कुछ कर लिए थे, ट्विटर पे थोड़ा आके उन्होंने नहीं इतना हिस्सा लेना चाहिए था। वो कॉमेडियन से जो हुआ था उनका वाद विवाद, लेकिन हाँ मतलब अदरवाइज इस दाम पर एक रिस्की बेट के तौर पे या कॉन्ट्रा बेट के तौर पे देखना चाहें, बट वो स्टॉप लॉस जरूरी होगा यहाँ पर। लेकिन अदरवाइज ये एक हाईलाइट है कि उसके अर्निंग जल्दी आ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ यहाँ खेल होता हुआ दिखाई पड़े, तो उस पर आप नजर रखिएगा। 14 जुलाई को उसकी अर्निंग है। एक बड़ी अच्छी नो ब्रेनर सिचुएशन दिख रही है मुझे, पता नहीं क्यों, एसबीआई की। एसबीआई में देखो, आप ऐसे समझो, देखो देश का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, 15 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। दूसरा सबसे बड़ा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप। एसबीआई बुरा है, लेकिन इतना भी नहीं कि 7 लाख करोड़ दिया जाए उसको।
ये तो पता नहीं कब से, मतलब हाँ, आदि काल से चल रहा है, लेकिन हुआ क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो बहुत वाइड हो गया। वाइड हो गया। पहले इतना डिफरेंस नहीं हुआ करता था, पहले ये था कि ये 11, 13 और 7 होते थे, अब सडनली वो 15, 11 और ये 7 ही रह गया है। तो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि एसबीआई कहीं वो पिक्चर रिपीट ना करे जो आरईसी पीएफसी ने किया था, बहुत सालों तक अंडर परफॉर्मेंस, फिर एकदम से ब्लास्ट। क्योंकि एसबीआई के जो सबसे बड़ी एएमसी है उसके आईपीओ आने की बातचीत है, और वो सबसे बड़ा आईपीओ होगा, क्योंकि एएमसी में एचडीएफसी की एएमसी चौथी सबसे बड़ी एएमसी है, वो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप कमांड करती है, और एसबीआई पहली सबसे बड़ी एएमसी है। तो क्या ही मार्केट कैप उसको मिलेगा जब बाजार में वो लिस्ट होगी तो, और वो एसबीआई के अंदर शांति से सो रहा है। देखो, और एएमसी बिजनेस में मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा सेफ है। एएमसी सेफ है क्योंकि उसमें सर्विसेज वाला मामला तो है नहीं। जैसे एसबीआई लाइफ नहीं चला सेफली, वैसे एसबीआई एएमसी भी होना चाहिए। मतलब देखो, आप भाई बैंक में तो आपको डे टू डे ऑपरेशन, ऐप ये सब चेक करते रहना पड़ता है, लेकिन एएमसी में क्या है, आपने एक बार पैसा लगाया, 1 साल 2 साल हो सकता है 10 साल भी, पैसा एसआईपी चला रहे हो और चलाए, उसकी सर्विसेज ही नहीं चेक कर रहे हो, आप क्या चेक कर रहे हो, केवल परफॉर्मेंस, कि भाई मेरे फंड ने कितना पैसा दिया। और एसबीआई की परफॉर्मेंस अच्छी है, एसबीआई की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो अगर वो 20, 40, 50% दे देता है, इन्वेस्टर हैप्पी, फिर उसको सर्विस के नाम पे अगर वो पैसे निकालने गया या कुछ करने गया, थोड़ा बहुत अगर पे लेना भी पड़ता तो ले लेगा। तो ये तो है कि देखो, इस लेवल पर अगर वैल्यू अनलॉकिंग एसबीआई करने जा रहा है तो वो तो मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग तो होगा। तो और क्योंकि एसबीआई का जो लो है वो कहीं 760, 70, 80 की रेंज में है, और 810, 20 रुपए पे एसबीआई खड़ा है, सो 50-60 रुपए के आसपास के अंतर है खाली लॉस से। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आप देखना जो एचडीएफसी का प्राइस टू बुक है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो भैया एचडीएफसी भी है, तो 3.25 का प्राइस टू बुक है, और आईसीआईसीआई का प्राइस टू बुक करीब 2.5 से 3 के बीच में। एसबीआई कभी 2.25 के प्राइस टू बुक पर रहता था, लुढ़क उड़क के बेचारा 1.4 के प्राइस टू बुक पर आ गया है। सो वैल्यू वाइज श्रिंकेज तो हुआ है वहां पे। और क्या है, अच्छी चीज क्या है ना कि बड़ा बैंक है, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं होता, आपका पैसा डूबेगा नहीं, सेफ हो। अब वो चला नहीं चला इज द प्रॉब्लम, क्योंकि आईटीसी और एसबीआई हमेशा से वैल्यू रहे हैं, चले कभी नहीं है, लेकिन अब अगर चल पड़ा तो मे बी एक गेम चेंजर बन जाए, लेकिन अच्छी वैल्यू है वहां पर। एटलीस्ट एक लार्ज कैप में ये नाम सही दिख रहा है, जहां पर सिचुएशन थोड़ी बेटर है। वैसे भी सुमित, नेक्स्ट वीक ना बैंकिंग का ही रहने वाला है। देखो, आईटी ने तो कर दिया जो करना था, बुरा हाल। अब आईटी से क्या उम्मीदें करोगे आप? इन्फोसिस के चेयरमैन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई इससे ज़्यादा अनसर्टिनिटी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। विप्रो पहले ही बोल चुका हमारा तो जी Q1 तो खराब रहने ही वाला है, तो विप्रो के रिजल्ट से भी कोई खास उम्मीदें नहीं है। HCL के नतीजे मंडे को आ जाएंगे, उसमें भी 1% गिरावट की उम्मीद है, आधा से 1% प्रॉफिट और रेवेन्यू गिरने की बात है, तो उनसे भी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। और TCS का हाल देख के तो वैसे भी वो सोच रहे होंगे कि चलो जब पिटाई हो ही गई है तो जो थोड़ी बहुत नहीं, लेकिन सेफेस्ट में तो TCS है, तुम्हारी धुलाई हो गई, चुपचाप बैठो साइड में, अब जो होगा आगे वालों का होगा। हाँ, तो वो मतलब ऐसे होता है ना, एक क्लीनिंग एक्ट जिसको हम बोलते हैं, कि जो है सब गंदा जो भी हुआ है पिछले 2-1 क्वार्टर का, वो सब एक में एडजस्ट करा दो। तो वो क्लीनिंग एक्ट चल रहा है तो ठीक है, वो सब हो जाएगा। लेकिन जो अगर मार्केट को चलना है ना यहाँ से मार्केट, तो बस बैंक बचा पाएंगे, वरना नहीं बचा पाएगा कुछ। अब अगला हफ्ता इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि बैंक का नंबर देता है, बैंक नंबर देते हैं। बैंक में HDFC के भी नतीजे आएंगे, हालांकि वो वीकेंड में आएंगे, लेकिन उससे पहले ही मार्केट रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो काफी सारे बैंकों के नतीजे आ रहे नेक्स्ट वीक, तो उनका मुझे लगता है इम्पैक्ट होगा। रिलायंस के नतीजे ठीक आने वाले हैं, लेकिन रिलायंस की अभी शायद डेट नहीं आई है, वो आमतौर पे 19 के आसपास है ना, तो वो अभी नेक्स्ट वीक में शायद कवर नहीं हो पाएगा। बाकी मिड कैप कंपनीज के बहुत सारे नतीजे आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में। अगर देखो तो ओला इलेक्ट्रिक आपने बताया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बेट था टाटा टेक, लेकिन उसमें बड़ा एक कैच है। टाटा टेक, टाटा एलेक्सी और KPIT तीनों एक ही धंधे में। हाँ। टाटा एलेक्सी के नंबर तोड़ फोड़ पिटाई हो गई, आज पिटाई हो गई, लेकिन टाटा टेक नहीं टूटा, मॉर्निंग से नहीं टूटा। हाँ, और KPIT भी नहीं टूटा। हाँ, मतलब उन्हें पता है तेरा लॉस मेरा गेन। लेकिन सुमित, पता है आपने टाटा एलेक्सी का चार्ट देखा था? हाँ, 8% नीचे से क्या रिकवरी थी। हाँ, मतलब दैट मींस कि कहीं ना कहीं कोई वैल्यू बायर है जिसको पता है कि यहाँ पर वैल्यू है। आप ये देखो, टाटा एलेक्सी चलो ठीक है, AI में बहुत छोटा मोटा काम करती है। AI और सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इनवीडिया 4 ट्रिलियन पर पहुंच गई। तो इन कंपनी को कुछ तो वैल्यू दोगे। मतलब 4 ट्रिलियन का मतलब समझते हो आप कितना? भारत की GDP से ज्यादा। 16 रिलायंस उसके अंदर आ जाएंगी।
16 रिलायंस। 16 रिलायंस, अरे आप ये सोचो रिलायंस मतलब इतना पूरा भारत। मतलब मैं पता कल वो नंबर पढ़ रहा Nvidia। था कि कितना बड़ा है ये आपका जो एनवीडिया है। इससे कुछ डेटा आपको देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनवीडिया जो है कहाँ गया और डेटा मैंने सेव करके रखा था। अरे बड़ा ही, अरे यार मिस हो रहा है। आपको डेटा भी दिखाता हूँ ढूंढ कर, लेकिन उससे मतलब वो कमेंडेबल था कि कितना बड़ा एनवीडिया। ये ढूंढ रहा था मैं नंबर, और कुछ चीज़ें उसमें बना भी रहा था कि कितना बड़ा एनवीडिया पहुंचा है। सो उसमें एक्चुअल में जो 16 टाइम्स ऑफ रिलायंस कई देशों की इकोनॉमी के बराबर वो अकेला खड़ा हुआ है। उसके अलावा मिस हो गया वो डेटा, वरना आपको दिखाता, बहुत ही बढ़िया डेटा था। कोई नहीं, बट आप वैसे ही समझ लो ना, भारत जैसे देश की जीडीपी के बराबर आ गया, लगभग 4 ट्रिलियन के बराबर। तो मतलब आप पूरा भारत एक तरफ और इनवीडिया एक तरफ, और भारत की जीडीपी हमारी, हम 5वें पायदान पे पहुंच गए और 4थे पे आने की बातें हो रही है कि फिर 3रे पे आने की बातें हो रही है, कि मतलब इस तरह से हमारी बातें हो रही है। आप समझो कि हम अब केवल 3 ही इकोनॉमी से पीछे हैं ना हम, तो चाइना, अमेरिका और जर्मनी से। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। और एक इंटरेस्टिंग नंबर आपको और बताता हूँ। हाँ। हम एनवीडिया तो सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की। जो सबसे रिचेस्ट आदमी है वो है इलॉन मस्क साहब। इलॉन मस्क साहब हैं $4 बिलियन के शायद मालिक हैं। 400 होगा, $400 बिलियन के, सॉरी, $400 बिलियन के। और मुकेश अंबानी साहब हैं $110 बिलियन के। और जो बीच के दो हैं वो मुकेश अंबानी साहब से आधे हैं। तो आप समझ रहे हो, हम 4थे पायदान पर हैं, लेकिन जो रिचेस्ट में आते हैं हम 2nd पायदान पर, और बीच में हैं और लोग, लेकिन वो टॉप 10 नेशंस में नहीं आते हैं। सो जैसे उसमें आती है वो फ्रांस की फैमिली जो है वो हमारे नीचे है, लेकिन वो $175 बिलियन के। सो ऐसे करके तो मुकेश अंबानी साहब एलॉन मस्क के साथ सामने हैं छोटे, लेकिन उतने नहीं है जितने चाइना का रिचेस्ट और जर्मनी का रिचेस्ट है। सो ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है कि इंडिया में वेल्थ अच्छी खासी खड़ी हुई है। और जो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं उसमें सबसे ऊपर तो यूएस ही आता है, 43 लोग यूएस से आते हैं टॉप 100 में। चाइना से आते हैं शायद 20 के अराउंड। इंडिया इज 3rd, 6 लोग इंडिया से आते हैं जो टॉप 100 में रिचेस्ट में। गौतम अदानी साहब को भी हम छोड़ नहीं सकते ना। नहीं, आपका नाम है नहीं, अरे हमारा कहाँ। अच्छा, बॉटम रिचेस की बात नहीं हो रही है, टॉप रिचेस की बात हो रही है। तो चलिए, तो नेक्स्ट वीक का जो रिजल्ट्स हैं आईसीआईसीआई बैंक के हैं, एचडीएफसी बैंक के हैं, ये लेकिन सैटरडेज को आएंगे। तो जो रिएक्शन होगा मार्केट में वो पहले ही थोड़ा सा प्री रिजल्ट होगा वो थोड़ा सा मार्केट उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो रिजल्ट्स आएंगे बैंकिंग के, उसमें देखिए छोटे छोटे बैंक्स हैं, जैसे बंधन बैंक हो गया और जैसे एयू बैंक हो गया, इनके रिजल्ट जो होंगे वो मार्केट डेज में ही आ जाएंगे। और कुछ एक नतीजा, और जो 2-3 इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे, जैसे सीएट आप काफ़ी क्लोजली देखते हो, 17 जुलाई को नतीजे ठीक आने की बात है। टायर इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा सा आउटलुक कुछ है आपके पास? टायर है कि इसमें देखिए, अगर कोई नज़र रखने लायक स्टॉक रहे हैं तो वो एमआरएफ तो ऑलरेडी भाग गया, नया ऑल टाइम हाई पर खड़ा है। सीएट भी रिसेंटली चला है, जेके भी चला है। एक बालकृष्ण इंडस्ट्री पे एक नई रिपोर्ट आनी शुरू हुई है, ब्रोकरेज के व्यूज आए, 5,000 रुपये का टारगेट आया। और दूसरा गुडईयर, ये दोनों सबसे शांत हैं। अगर आप रेशियोज के लिहाज से देखेंगे तो मार्केट कैप टू सेल्स के रेशियो में जहां एमआरएफ 1.5 गुना है मार्केट कैप टू सेल्स में, बाकी सब भी 1.5, 1 के ऊपर ही है। सिर्फ टीवीएस श्रीचक्रा था जो 1 से नीचे है, तो वो बीच में बाजार ने उसे खींच के कवर कर दिया। अब बचते हैं यही गुडईयर और बालकृष्ण टाइप ही। तो इस समय मुझे लगता है कि मेन सेक्टर जो टायर के शेयर है वो उतना शायद ना चले, जो पीछे वाले टायर के शेयर हैं वो शायद ज़्यादा चलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन ये टाटा ये जो टाटा टेक के नंबर है ना, ये गाड़ियों के और टायर के दोनों नंबरों का रिफ्लेक्शन होंगे। हाँ, क्योंकि BMW के साथ उनका टाई अप है और सारे गाड़ी कंपनियों के लिए वो ऑटो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये KPIT की दिशा दशा और ऑटो की दिशा दशा और ये बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी इनकी कमेंट्री से, तो वो पार्ट पे नजर रखनी होगी। बिल्कुल। ये और वैसे भी इनका एक्सपोजर थोड़ा सा यूरोपियन साइड पर ज्यादा है, तो फॉक्सवैगन और सारे जो बड़े क्लाइंट हैं, हाँ, तो वहां से पता लग जाएगा कि यूरोप की क्या हालत है। चलिए, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे यूरोप तो डील करने के लिए तैयार बैठा ही है, वो अमेरिका से बात कर रहा है। और देखिए, यूरोप के इतने सारे कंट्रीज हैं
उनको अमेरिका ज़्यादा दिन तक नाराज नहीं कर सकता, बनाकर रखनी पड़ेगी। ट्रम्प साहब मान जाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग शेयर जियो फाइनेंस। देखिए वैसे तो नतीजे अब कंपनी शुरू हो रही है। क्या नंबर दिया उसने, कब आ रहे हैं? हाँ, उसके नतीजे आ रहे हैं 17 जुलाई को। तो बस रिलायंस 19 जुलाई हो जाएगा फिर तो? आना तो चाहिए, उसके 1-2 दिन के अंदर रिलायंस भी आ जाता है आमतौर पर, जनरली आ जाता है। रिलायंस की तो कई ग्रुप कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, डैन के, जस्ट डायल के, SW सोलर, उसके बाद वो देंगे ना अपने। तो हाँ, तो वो सबको करवा के फिर आएंगे अपने आराम से। हो सकता है कि वो नेक्स्ट फ्राइडे के ही आ जाए, उनकी रिजल्ट की डेट आ जाए। अब जियो फाइनेंस में देखो, अब एक्चुअल धंधा जो जियो फाइनेंस का है वो शुरू, ब्लैक रॉक वाला अब शुरू हो रहा है। तो पहली स्कीम से ही उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए उठा डाले। और जबकि वो तो, और जबकि अभी तो इक्विटी वाली स्कीम लॉन्च नहीं की, अभी 8 स्कीम और लॉन्च होनी है। तो 15,000 करोड़ मतलब ये फ्लो, एक तो वो म्यूचुअल फंड का AUM देखो आज 15 लाख करोड़ का नंबर पार हो गया एक ही महीने में। सुमित, लेकिन एक चीज बताओ, आप तो AMC's कंपनी को देख रहे हो, काफी क्लोजली देख रहे हो। जियो फाइनेंस की मार्केट कैप करीब 2 लाख करोड़ पार हो चुकी है। अब ऐसे में चलो ब्लैक रॉक, आपने एक और म्यूचुअल फंड खोल लिया, आपकी ये जो 2 लाख करोड़ की वैल्यू अभी तक जस्टिफाई नहीं हो रही। नहीं, इसमें रिलायंस का स्टेक भी है ना। नहीं, वो रिलायंस के स्टेक की वैल्यू तो आप लोग ना 6% तो रिलायंस का स्टेक लेके बैठे हैं। तो 6% स्टेक की वैल्यू कितनी? अगर 20 लाख करोड़ रिलायंस की मार्केट कैप है, 1,20,000, तो वही हो गया 80,000 करोड़ बचा वो इनका धंधा। तो अब मेरा सवाल ये है कि ये जो अगर AMC वाला धंधा इनका जुड़ता है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप ऐड हो जाएगी? 1 लाख करोड़, ये 1 लाख करोड़ 1,20,000 में ऐड होंगे, तो 220 आएगी या नहीं? रिलायंस के जो 200 रुपए के आसपास जब रिलायंस ने हिट किया था, 280, जब ये जियो ने नीचे की तरफ 230, तो वो दवा पे सिर्फ रिलायंस के धंधे की वैल्यू, रिलायंस के स्टेक की वैल्यू रह गई थी। इसमें उस समय धंधे की वैल्यू नहीं थी। ये जो एक्सपेंशन आया ना, जैसे जैसे ब्लैक रॉक लॉन्च करता चला गया, एक्सपेंशन आता चला गया, शेयर 330 340 आ गया। एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो हम हमेशा भूल जाते हैं कि इसकी इक्विटी बेस रिलायंस जितना है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब एक निफ्टी कंपनी का 600 करोड़ का इक्विटी बेस है। मतलब TCS का 300 करोड़ का इक्विटी बेस है। उससे डबल इक्विटी बेस जियो का है अकेले का। सो आप इस तरह के इक्विटी बेस के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो आपका एक एक रुपए का वो मूवमेंट बड़ा मूवमेंट है, छोटा मूवमेंट नहीं है। और रिलायंस अगर कहीं एक बोनस दे गया इसमें, तो फिर ये भी वही हाल हो जाएगा जो रिलायंस वाला है, 1200 करोड़ की इक्विटी। सो इक्विटी बेस बड़ा इज अ क्राइसिस। और दूसरा, आपके पास अभी तक रेवेन्यू तो आ रहा है, पैट का नंबर भी उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए वैल्यूएशन पार्ट महंगा करके चल रहे हो। सो रही बात ब्लैक रॉक के आने की, तो 80% चीज तो डिस्काउंट करके बैठा है स्टॉक। वो 8 स्कीम को लॉन्च करना, 5 स्कीम को लॉन्च करना, सब डिस्काउंटेड है। अब खेल होगा, क्योंकि सारी स्कीम इनकी ये लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं वो डायरेक्ट स्कीम है, ठीक? तो ये लोग किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में नहीं आने दे रहे। इनका जो ऐप है अलादीन, वो अलादीन ऐप आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट ले रहा है, क्योंकि रिलायंस के पास ऑलरेडी 50 करोड़ लोगों का एक डेटाबेस बना हुआ है जो जियो के थ्रू उनको मिल गया है। सो इनको डायरेक्ट जरूरत ही नहीं किसी की भी। वो वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है बीच में, कॉस्ट कम है, और एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं सिस्टम में। सो वो रिवॉल्यूशन कितना एक्सेप्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, कितना पुश करते हैं, नहीं करते हैं, ये चीजें डिपेंड करेंगे। लेकिन सो फार तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ रहा है इनको। सो अभी हर ब्रोकर या जिस भी हम म्यूचुअल फंड एजेंट से बात करते हैं, सब इनको बहुत ही हाथों हाथ ले रहे हैं। सो एक्चुअल में मार्केट में कुछ तो इनकी बज है, क्योंकि ब्लैक रॉक पीछे बैठा हुआ है और प्लस रिलायंस आगे है। सो लेकिन बहुत हद तक चीज़ों को स्टॉक ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। अब नंबर, कमेंट्री, FY27 गाइडेंस, ये सब चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटा मोटा सब डिस्काउंट करके ही बैठे हुए लोग। बिल्कुल। एक और कंपनी है अब जिसके नतीजे आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, वो भी एक सेक्टर की बड़ी कंपनी है, वो मेटल की JSW स्टील। नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है। काउंटर का चार्ट देखो आप, मंथली चार्ट, क्या जबरदस्त पैटर्न बना हुआ है। छोटी छोटी बार है, कोई भी ऐसी बार नहीं है कि इतना बड़ा फ्लैग बना हुआ है या कुछ नहीं, छोटी छोटी बार है और अप ट्रेंड चलता जा रहा है। और कितने महीनों से चल रहा है सुमित, ये मतलब आपको मैं बताऊं, अगर मैं इस समय स्क्रीन दिखा सकता था तो मैं दिखाता। ये है मंथली चार्ट। सरक के कहाँ से 550 से ये देखिए 1043, ये डबल 2021 से 2021 से। आप इसका 2014 का चार्ट लगाना। हाँ, 2014 का ये रहा, आप ईयरली देख लीजिए। 2014 से चार्ट कितना चला है? 2014 से तो ये आप देखो ना, करीब एडजस्टमेंट वैल्यू 100 रुपये आप मान के चलो, 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये हो गया। 10 टाइम ना। 10 टाइम। 2014 में क्या हुआ था? मोदी जी आए थे, बस
बस तो वही है। ये कहानी यहाँ से ही शुरू हुई थी। तो और आप बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपने गौर से देखना 2014 में JSW के पास कितनी कंपनियां थी? वो तो देखे, अब उसके पास 12 अपनी कंपनियां लिस्टेड नॉन लिस्टेड। बिल्कुल ठीक, तो ये धीरे धीरे सरक सरक के वो कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि JSW सीमेंट और JSW पेंट का IPO एनी टाइम आ सकता है, उसका अप्रूवल आ चुका है DRHP में। सो ये गेम चेंजर बनेगा JSW। अच्छा, JSW लेकिन पेंट का शायद उनको जरूरत नहीं होगी ना, क्योंकि वो रिवर्स मर्जर कर रहे हैं एक्सो नोबल के साथ। एक्सो नोबल साथ मर्जर कर दे, अभी वो एक्वाजिशन अभी किया उन्होंने। हाँ। तो सीमेंट का IPO लाएंगे, सीमेंट का IPO लाएंगे। तो ये गेम चेंजर है। आप देखो वो पूरी तरह से फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड है। आप स्टील भी बना रहे हो, पेंट भी बना रहे हो, सीमेंट भी बना रहे हो, और हाउसिंग में भी हो। लेकिन ये किसी दिन ये अपनी ऑटो वाली MG वाला IPO ला सकते हैं, अलग से लाएंगे, अलग से। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इनकी पेटीएम की तरह आर्म भी है JSW 1 के नाम से, तो उसका अलग IPO आएगा। एक IT फर्म भी है, JSW की एक IT अपनी फर्म भी है। ये मैं जब इनका नॉन लिस्टेड बिजनेस समझ रहा था, तब देखा इनका 14-15 कंपनियां छोटी छोटी मिला के। वो तो अगर आप ये अदानी ग्रुप को पढ़ोगे, अदानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी है इनका, ये भी है इनका, ये भी धंधा है, ये भी धंधा है। तो वो तो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। टाटा की आप समझो, टाटा रियल्टी, अभी टाटा रियल्टी लिस्ट ही नहीं हुई है। टाटा में तो पता नहीं कितने बिजनेस। मतलब मैं तो कभी कभी सोचता था कि रतन टाटा साहब जब कभी बैठते होंगे और नॉन लिस्टेड 110 कंपनियों CEO बैठते होंगे, तो क्या सबको पहचानते होंगे? मतलब कैसे आप 110 लोगों को नाम पता से जानते हो कि हाँ तुम ये हो, तुम वो? बड़ी बात है। 27 लिस्टेड कंपनियां, 110 नॉन लिस्टेड कंपनियां मिला के, मतलब क्या ही साइज है टाटा। सही बात है। और बाकी एक तो JSW के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि अब देखिए, अब नेक्स्ट वीक जो मार्केट को अगर कोई संभाल सकता है, मेटल, तो या तो मेटल, बैंक, और अगर ये जो मिड कैप की कुछ कंपनियां हैं या FMCG कंपनीज, तो इवन फार्मा भी आ रहा है फोरफ्रंट पे धीरे धीरे। फार्मा में ग्लेनमार्क क्या जबरदस्त, वो डील बहुत अच्छी थी ग्लेनमार्क, बहुत क्लीन डील थी वो इसकी वजह से तेजी आई ग्लेनमार्क में इवन। लेकिन उसका सब पे इम्पैक्ट आ गया, एल्केम भाग गया, रेड्डी भाग गया, सन भाग गया, सब में कुछ कुछ मूव आना शुरू हो गया। तो खैर, और तो मुझे लगता है अब बस रिजल्ट का सीजन है। अब तो रिजल्ट ही रिजल्ट मार्केट को ड्राइव करेंगे। ट्रेड डील जिस दिन होगी उस दिन होगी, वो अनसर्टेनिटी हट जाएगी। बाकी कोई सच डेटा तो अभी नहीं दिख रहा। ओपेक की बैठक हो चुकी है, फेड की बैठक 29-30 जुलाई को होगी। ट्रम्प साहब है ना, कुछ ना कुछ देखते रहेंगे एक्शन। ट्रम्प तो जिस दिन से आए हैं, पहली खबर मैं बताता हूँ, मैं तो पढ़नी वो पड़ती है डोनाल्ड ट्रम्प की। तो या तो डोनाल्ड ट्रम्प या ईरान इजराइल, ये दो ही चीज जो मुझे पढ़नी पड़ती है हर वीक में। पहली खबर ही मुझे वही डालनी होती है अपने बीच बाजार शो में। खैर, तो ये सब खबरों पर नजर रखिएगा। लेकिन अर्निंग सीजन अब ड्राइव करेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा, उसके ऊपर आप नजर रखिएगा, और अलग अलग जो बड़े बड़े हैवी वेट नंबर देंगे, उसके हिसाब से बाजार की दिशा दशा तय होगी। खैर, बहुत सारे ट्रिगर बताए, आज बहुत सारे स्टॉक पे भी चर्चा हुई, नजर रखिएगा उन सब पे। कोई निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा। बाकी आप लोगों से बातचीत होती रहेगी अगले हफ्ते फिर से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।